हो गई बहुत सारी बातें। स्वास्थ्य का आशय क्या है, परिभाषा हमने आपको बता दिया। स्वास्थ्य का महत्व मानव संसाधन का एक अनिवार्य घटक है, जिसके बिना कोई व्यक्ति दक्ष मानव संसाधन नहीं बन सकता, है ना। अब बंद कर दीजिए कमेंट, है ना, बहुत हो गया। अब थोड़ा सा हाथ को आराम दीजिए, है ना। चलिए पढ़ाई करते हैं थोड़ी देर जम के, है ना। तो स्वास्थ्य का महत्व क्या है कि स्वास्थ्य जो है मानव संसाधन का एक अनिवार्य घटक है। कोई व्यक्ति कितना ही शिक्षित क्यों ना हो, योग्य क्यों ना हो, परंतु सच्चाई क्या है कि बेहतर स्वास्थ्य के अभाव में उसकी योग्यता, उसकी शिक्षा किसी काम की नहीं है ना। आप ही लोग देखिए कि बीमार की वजह से कई दिन आपका क्लास बाधित हो जाता है, कई शिक्षक लोग बीमार हो जाते हैं। तो अगर स्वास्थ्य ही नहीं है तो आप अपनी संभावनाओं को वास्तविकता में नहीं रख पाएंगे, है ना। आप मानव पूंजी के सृजन नहीं कर पाएंगे, है ना। चलिए, स्वास्थ्य से संबंधित 3 क्षेत्र हैं, प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक, है ना। चलिए ठीक है कोमल, प्राथमिक स्वास्थ्य का मतलब कहा, जहां सामान्य तरह की बीमारियों के लिए जहां कोई विशेषज्ञ परामर्श की आवश्यकता नहीं होती है ना। द्वितीयक स्वास्थ्य जहां किसी विशेषज्ञ चिकित्सक या संस्थान के संपर्क में आते हैं, है ना, कम से कम 24 घंटे अस्पताल के सुपरविजन में आप समय बिताते हैं। तृतीयक स्वास्थ्य जहां पर किसी विशेषज्ञ डॉक्टर या संस्थान के संपर्क में लंबे समय तक रहना पड़ता है ना, गंभीर प्रकृति की बीमारी की बात होती है। स्वास्थ्य के क्षेत्र में बहुत सारी समस्याएं हैं। हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर हमारा बहुत ही जो है कमजोर है, खास करके पब्लिक। 70% से अधिक सेवाएं जो है स्वास्थ्य की वह निजी क्षेत्रों द्वारा प्रवर्तित है। आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर, महंगी स्वास्थ्य सेवा के कारण लोगों की गरीबी रेखा से नीचे लोग जीवन यापन करने लग जाते हैं। उनकी आय का एक बड़ा हिस्सा बीमारियों की तीमारदारी रोकथाम में ही चला जाता है। और गुणवत्ता 2 दर्जे की है, निजी संस्थान की गुणवत्ता है, परंतु गुणवत्ता के बदले वो जेब काटने पर लगे हैं, है ना। डॉक्टर की कमी है, पैरामेडिकल स्टाफ नहीं है, विनियमन के लिए कोई प्रभावी संस्था का अभाव है, औषधि का जब मन है मनमाना तरीके से रेट कंपनी बढ़ा देती है, औषधि, नकली दवा, नकली डॉक्टर, तमाम सारी समस्याएं जो है ना, ये सब समस्याएं हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। स्वास्थ्य से संबंधित ढांचा क्या है, उपकेंद्र, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र और सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र। ये ढांचा जो है वह आज से नहीं, सामुदायिक विकास कार्यक्रम से ही चला रहा है। पहले प्राइमरी जो हमारा स्वास्थ्य ढांचा जो था उसमें सब सेंटर 3000 की आबादी पर, मैदानी भाग में 2000 की आबादी पर कोई स्पेशल डॉक्टर नहीं। यहाँ पर प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में 4 स्पेशलाइज्ड 4-6 बेड की व्यवस्था, यहाँ पर स्पेशलाइज्ड डॉक्टर, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। स्वास्थ्य के क्षेत्र में सुधार हेतु हमने संवैधानिक प्रयास और प्रयास देख लिया था, नीतिगत प्रयास में हम लोग देख रहे थे। तो आज थोड़ा सा नीतिगत प्रयास में चर्चा करते हैं। संवैधानिक प्रयास के अंतर्गत आपने देखा जैसे राष्ट्र 15वां वित्त आयोग ने क्या संस्तुति की है कि स्वास्थ्य को समवर्ती सूची में डाल दिया जाए, है ना। अब तक, है ना, अब तक अगर आप देखें तो स्वास्थ्य जो है वह दोनों ही सूची में है, राज्य सूची में और समवर्ती में। तो जो 15वें वित्त आयोग ने कहा है कि स्वास्थ्य को पूरा ही क्या कर दिया जाए, समवर्ती सूची में डाल दिया जाए, ताकि केंद्र और राज्य सरकार, है ना, वो दोनों जो है ना, इसके क्षेत्र में कार्य कर गए। हाँ रितु शर्मा पता है, आ रहे हैं वहां। तो राज्य सूची में क्या क्या है, जन स्वास्थ्य, अस्पताल और साफ सफाई, और समवर्ती सूची में क्या है, जनसंख्या नियंत्रण, परिवार नियोजन, खाद्य अपमिश्रण, चिकित्सा शिक्षा, औषधि, मूल्य एवं गुणवत्ता नियंत्रण वगैरह वगैरह, है ना। आजादी के बाद क्या काम हुए हैं स्वास्थ्य के क्षेत्र में, है ना, इसको हम लोग देखते हैं। तो पहले परिवार नियोजन कार्यक्रम, है ना, स्टार्ट किया गया। इस समय बहुत सारे राष्ट्रीय कार्यक्रम चलाए गए, जैसे राष्ट्रीय मलेरिया उन्मूलन कार्यक्रम, राष्ट्रीय फलेरिया उन्मूलन कार्यक्रम, है ना, स्वच्छता एवं साफ सफाई को लेकर, पेयजल को लेकर कार्यक्रम। तो बहुत सारे राष्ट्रीय स्तर पर कार्यक्रम छोटे छोटे समयांतराल में भारत में चलते रहे हैं, है ना। सामुदायिक विकास कार्यक्रम के अंतर्गत ग्रामीण क्षेत्र में हर तरह से विकास की बात हुई, उसमें स्वास्थ्य को लेकर भी ढांचे के निर्माण की बात की गई, है ना। यहां तक हमने देखा था जैसे भारत में स्वास्थ्य पर सरकार का ध्यान कहां से आया, है ना, स्वास्थ्य का ध्यान कहां से आया। सामाजिक न्याय का मतलब क्या होता है, खाली कोर्ट कचहरी में जाकर न्याय देना, तनेश गुप्ता। सामाजिक न्याय में क्या होता है, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक तीनों न्याय शामिल है। सामाजिक न्याय की अवधारणा क्या है, सामाजिक न्याय की अवधारणा एक व्यापक अवधारणा है, उसमें सामाजिक पहलू भी शामिल है, आर्थिक और राजनीतिक, हर क्षेत्र में। अगर स्वास्थ्य ही नागरिक का बेहतर नहीं होगा तो उनके साथ न्याय हो पाएगा क्या। तो ये तो बेसिक सी बात है। शिक्षा का अधिकार, स्वास्थ्य से संबंधित गुणवत्तापूर्ण जीवन का अधिकार, ये सब किसी भी राज्य को प्रदान करने के लिए अनिवार्य घटक है। तो सामाजिक न्याय की प्राप्ति कैसे होगी, क्या सिर्फ कारखाना लगा देने से लोगों को पैसा आ जाए, उनके स्वास्थ्य की देखभाल कौन करे, है ना। तो सामाजिक न्याय के अंतर्गत इसलिए रखा गया है, चाहे गरीबी हो, गरीबी को दूर करना ही सामाजिक न्याय है। बेहतर स्वास्थ्य की आपूर्ति करना, बेहतर स्वास्थ्य की उपलब्धता करना, शिक्षा के बेहतर अवसर, तभी क्या होगा, शिक्षा से लोग आगे बढ़ पाएंगे, बेहतर स्वास्थ्य के कारण लोगों की उत्पादकता बढ़ेगी, आय बढ़ेगी। तो सामाजिक न्याय से कैसे जुड़ रहा है, इसको इंटरकनेक्ट नहीं कर पा रहे, है ना। और अब तक एक भी सवाल ऐसे नहीं पूछा है कि स्वास्थ्य से सामाजिक न्याय की प्राप्ति कैसे होगी, ये तो हिडन है ना। सामाजिक न्याय के अंतर्गत ये सब रखा गया है कि सरकार की यह प्राथमिकताओं में स्वास्थ्य शिक्षा की व्यवस्था सुनिश्चित करना है, ताकि जो उनके नागरिक हैं जीवन के हर क्षेत्र में आगे बढ़ पाए, है ना। तो ये तो बुनियादी दशा है ना, ये सब जीवन की बुनियादी आवश्यकताएं हैं, शिक्षा, स्वास्थ्य, है ना। तो इसलिए स्वास्थ्य अगर नहीं रहे तो सामाजिक न्याय की प्राप्ति नहीं हो पाएगी, है ना। भारत सरकार का ध्यान स्वास्थ्य सेवाओं को लेकर कब आता है, खास करके अल्मा आटा डिक्लेरेशन के बाद। अल्मा आटा डिक्लेरेशन क्या था, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का एक कॉन्फ्रेंस रहा, कहां पर, पहले कजाकिस्तान की जो राजधानी है अल्माटी, जिसका अभी नाम है, उसका नाम पहले क्या था, अल्मा आटा, है ना। जैसे हमारे यहाँ मुंबई नाम बाद में पड़ा, पहले क्या नाम था, बंबई। तो अल्मा आटा में एक सम्मेलन हुआ और वहां पर सभी राष्ट्रों की सहमति से यह निर्णय लिया गया, है ना, कि सभी के लिए स्वास्थ्य की सुविधा उपलब्ध कराना यह राज्य का दायित्व होगा, अर्थात हेल्थ फॉर ऑल, चाहे वो किसी भी आय के हो, चाहे वो किसी भी जाति के हो, चाहे वो किसी भी धर्म के हो, चाहे वो किसी भी जेंडर के हो, सबके लिए स्वास्थ्य की व्यवस्था को सुनिश्चित करना यह किसका दायित्व होगा, राज्य का दायित्व होगा। और ये जो है डिक्लेरेशन, इसका पूरे दुनिया के स्वास्थ्य सेवाओं से संबंधित जो भी बातें हैं उन सब में इनका योगदान है। ये हेल्थ फॉर ऑल जो कंसेप्ट है ये इसी डिक्लेरेशन ने दिया है ना। और इसको इंप्लीमेंट कराने के लिए भारत सरकार द्वारा नीतिगत प्रस्ताव के अंतर्गत कई नीतियां बनाई, है ना। तो जो भारत सरकार खास करके 80 के दशक से भारत सरकार का स्वास्थ्य के क्षेत्र में धीरे धीरे, अगर हम गौर करें 1950 से लेकर 1980 तक जो भारत में स्वास्थ्य के क्षेत्र में प्रयास क्या हुए, क्षेत्र में प्रयास, अगर हम इसको बिंदुवार समझना चाहते हैं तो हम इसमें क्या कह सकते हैं कि जैसे परिवार नियोजन कार्यक्रम से शुरुआत किया गया 1952 में, आगे चलकर
कई कार्यक्रम आए, जैसे राष्ट्रीय मलेरिया उन्मूलन कार्यक्रम, सामुदायिक विकास कार्यक्रम के अंतर्गत त्रिस्तरीय ढांचा आपको पढ़ा दिया गया है। उपकेंद्र, प्राथमिक और सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र, ये सब बनाए गए। देखो, सरकार का इस अवधि में मुख्य रूप से ध्यान किन किन बातों पर रहा? अगर हम गौर करें तो सरकार का ध्यान था जनसंख्या नियंत्रण के प्रयास पर। सरकार का ध्यान अगर आप देखें तो शिशु स्वास्थ्य, और वहां भी विशेषकर शिशु मृत्यु दर, शिशु स्वास्थ्य के अंतर्गत भी शिशु मृत्यु दर को कम करना, है ना। दूसरा, टीकाकरण, मातृत्व स्वास्थ्य, रिप्रोडक्टिव हेल्थ में सरकार का, ये कब की बात हो रही है? 1950 से लेकर 1980s की डिकेड तक, 80 तक, है ना। शिशु स्वास्थ्य में विशेषकर शिशु मृत्यु दर में ये लिखा है कमी, कई लोग ये भी नहीं समझेंगे, में कमी लाना। टीकाकरण, है ना, इन सब पे सरकार एम्फेसिस दे रही थी। मातृत्व स्वास्थ्य, सरकार का ध्यान संक्रामक रोग की रोकथाम, जैसे टीबी, ट्यूबरक्लोसिस, मलेरिया, कालाजार, हैजा, इन सबको रोकने पे अधिक रहा। यानी अगर आप देखें, एक तो वित्त की कमी हमारे यहां रही, है ना। हमारे यहां क्या थी? आज भी जब आप स्वास्थ्य के क्षेत्र में सोचिए कि 2025-26 का स्वास्थ्य का बजट जो है हमारा, वो 99,589 करोड़ का, 1 लाख करोड़ से भी थोड़ा कम ही है। 1.9% 2025-26 के बजट में सरकार खर्च कर रही है। ये बात कब की हो रही है? 1950 से 80 के दशक में। यहां पर 0.5-0.7% जीडीपी का खर्च होता था, है ना। तो यही कारण है कि सरकार की प्राथमिकता स्वास्थ्य को लेकर क्या थी, वो आप समझ सकते हैं, है ना। कि जो नवजात शिशु है उनकी मृत्यु की रोकथाम करना, शिशु स्वास्थ्य पर ध्यान देना, मातृत्व स्वास्थ्य, संक्रामक रोग की रोकथाम, है ना, ये सब सरकार प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल पर मुख्य बल, और ये सब क्यों था? क्योंकि हमारे पास वित्त की अपर्याप्तता थी, है ना, वित्त का अभाव था। इस कारण जो है सरकार का फोकस पॉइंट स्वास्थ्य में आजादी के शुरुआती 3, जैसे आप अप्रोच के पार्ट पर 2 आप पढ़ते हैं ना, RMNCH, और एक आप पढ़ते हैं RMNCH A+, है ना। R फॉर रिप्रोडक्टिव, प्रजनन या प्रजनक स्वास्थ्य, M फॉर मैटरनल, मातृत्व स्वास्थ्य, N फॉर नाटल, न्यू नाटल या न्यू बॉर्न, दोनों कहते हैं इसको, न्यू बॉर्न, CH चिल्ड्रन अंडर 5, है ना। न्यू बॉर्न को आप हिंदी में क्या कहते हो? नवजात। प्राय न्यू बॉर्न का मतलब होता है 0 से लेकर 28 दिन, 28 डेज, यानी 4 वीक, है ना। चिल्ड्रन का अंडर 5, है ना। सरकार का ध्यान मुख्यतः इन सब पर था, है ना। बाद में अभी देखें तो RMNCH A+, ए में का मतलब हो गया एडोलेसेंट, जिसको आप किशोर कहते हैं। किशोर का मतलब 14 से लेकर 18, यानी अगर आप गौर करें, अंडर 5 का मतलब हो गया 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चे। यही कारण है कि इस अवधि में संक्रामक रोग, टीकाकरण, जनसंख्या नियंत्रण प्लस इन सब पर अधिक काम किया गया, है ना। तो वही हमने ये लिखा है कि इस अवधि में स्वास्थ्य पर आप सरकार के द्वारा मुख्य रूप से क्या ध्यान दिया गया, तो कैसे पॉपुलेशन को कंट्रोल किया जाए, कैसे शिशु स्वास्थ्य और खास करके शिशु मृत्यु दर की अधिकता हमारे यहां थी, उसमें कमी लाना है ना। मातृत्व स्वास्थ्य का बेहतरी, संक्रामक रोग की रोकथाम, प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल पर ही सरकार का सारा पैसा जाता था। H फॉर चिल्ड्रन है, CH मतलब चिल्ड्रन, चिल्ड्रन माही, CH फॉर चिल्ड्रन, समझ गए। इसमें बाद में अगर आप देखें तो 90s के डिकेड से एक नया जुट गया, क्या? A+, यानी एडोलेसेंट। एडोलेसेंट किसको कहते हैं? किशोर, 14 से 18 साल वाले। बाद में इस चिल्ड्रन के दायरे को बढ़ा करके 14 वर्ष तक कर दिया गया, है ना, ध्यान रखना, 14 वर्ष तक के बच्चों के स्वास्थ्य को। तो अगर आप यही देख सकते हैं, जैसे भारत में स्वास्थ्य का ढांचा हमारे यहां कमजोर क्यों हुआ बच्चों, उसके पीछे कारण है ना कि आजादी से लेकर शुरुआत 3 दशक में इतना पैसा का अभाव था कि हमने सिर्फ इन्हीं सब चीजों पर ध्यान दिया। हेल्थ के ढांचा, सेकेंडरी और टर्शियरी सेक्टर हमारा क्यों कमजोर हो गया कि सारा पैसा तो प्राइमरी हेल्थ पे ही चला जाता था, और उसमें भी सबसे ज्यादा फंडिंग किसको होती थी? PHC, CHC, सब सेंटर। तो जो आपने लिखा था कल तक, उसके आगे आप लिख सकते हैं 1950 से 80 के दशक तक सरकार का मुख्य ध्यान इस पर, 80 के शुरुआती सरकार का मुख्य बल, है ना। तो हम क्या
फोकस एरिया, है ना, इंफेसिस इस पर दिया सरकार ने। मुख्य बल, यानी सरकार की स्वास्थ्य की प्राथमिकताओं में ये सब चीजें थी। अब चलते हैं नीतिगत प्रस्ताव पर, आएंगे तो और समझ जाएंगे आप। 90 के बाद क्या हुआ वो आगे आप बहुत सारी पॉलिसी से समझेंगे। सोचिए कि 83 में भारत ने पहली स्वास्थ्य नीति बनाई, है ना। बढ़े आगे, चलिए नीतिगत प्रस्ताव या नीतिगत प्रयास। राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति, दो 2002, राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति 2017, एसडीजी गोल नंबर 3 को प्राप्त करने हेतु क्या बनाया गया? नई राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति। एमडीजी सहस्त्रावधि विकास लक्ष्य में स्वास्थ्य से संबंधित लक्ष्य की पूर्ति हेतु क्या बना? राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति। फर्स्ट स्लाइड, अभी फर्स्ट में ही हो भाई, कहां ये फर्स्ट स्लाइड। प्रियंका इतना धीरे मत लिखा करो, अब सारे लोग को दिक्कत हो जाएगी। सेकंड ये है ना। और ये क्यों बनी? तो अल्मा आटा डिक्लेरेशन 1978 के अंतर्गत हेल्थ फॉर ऑल, अभी सतत विकास लक्ष्य में क्या क्या कहा गया जिसके लिए नई स्वास्थ्य नीति बनी, उसकी चर्चा आगे करेंगे। राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति 2002 सेकंड जो बनी, है ना। राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति 2017, डिटेल से इस पर चर्चा बाद में करेंगे, पहले समझ लो तीनों को। सोचो कि आजादी के लगभग 36 वर्ष के बाद भारत की पहली राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति बनती है। सोचिए कि सरकार की प्राथमिकताओं में स्वास्थ्य क्या महत्व रखता है, अंदाज लगा लें आप कि भारत जैसे निर्धन देश, जहां आबादी का एक बड़ा भाग जो है वो गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन कर रहा है, जहां स्वास्थ्य, प्राथमिक स्वास्थ्य छोड़ दें, किसी भी स्वास्थ्य का स्तर, जहां जो पब्लिक हेल्थ इंफ्रा है इतना कमजोर है, वैसी स्थिति में जहां संक्रामक रोग की अधिकता है, जहां लोगों को संतुलित आहार नहीं मिल रहा है, जहां शिशु मृत्यु दर, मातृत्व मृत्यु दर की अधिकता है, जहां सकल प्रजनन दर अधिक है ना, वैसी स्थिति में भारत जैसे इस कंडीशन वाले स्वास्थ्य की दृष्टि से देश में सरकार 36 वर्षों तक स्वास्थ्य का भार जो है राज्य सरकारों पर थोड़ी बहुत खानापूर्ति करती रही। क्यों? हमारे पास पैसों का ही अभाव था। सोचिए कि हमारी जो नियोजित विकास की रणनीति रही है, हम क्यों नहीं पिछड़े राष्ट्र बन के उभरेंगे। शिक्षा, स्वास्थ्य जैसे बुनियादी घटक पर सरकार जो है खर्च से भागती है। सोचिए कि 2025-26 के वार्षिक बजट में 1.9% जीडीपी का खर्च किया गया है, जबकि अभी 4 साल पहले हमारी पोल खुल चुकी है। महामारी के प्रकोप के दौरान हमारी क्या अच्छे अच्छे बड़े विकसित देशों की पूरी हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर की कलई खुल गई। लेकिन कहीं ना कहीं पैंडेमिक ने हमें अपने स्वास्थ्य अवसंरचना पर पुनर्समीक्षा करने का एक अवसर दिया। सरकार को हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर में पंप करना चाहिए, तो सरकार पैसों के अभाव के कारण स्वास्थ्य के मद में खर्च नहीं कर रही है। सरकार क्या कर रही है? राज्य सरकारों को कि आप अपना खर्च बढ़ाइए। हाँ, नहीं, 99,589 करोड़, 1 लाख करोड़ कम है साहिल। भारत 145 करोड़ वाला आबादी वाला देश है। चाइना अपनी जीडीपी का लगभग 4% से अधिक जो है वो स्वास्थ्य में खर्च करता है। यूरोपियन यूनियन के देश वो स्वास्थ्य को लेकर इतना संवेदनशील है कि अपने पूरे जीडीपी का, उनकी जीडीपी भी कम नहीं है, आबादी के लिहाज से अधिक है ना, वो 5% से अधिक खर्च करते हैं। कई देश दुनिया में अपवाद है 6% से अधिक खर्च करते हैं। लेकिन हमारे जैसा एक कमजोर अवसंरचनात्मक ढांचा वाले देश में, भारत जैसे, कहीं ना कहीं हेल्थ में हमें अधिक पैसा करना चाहिए, है ना। तो राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति, अब देखिए ये सारी स्वास्थ्य नीतियां ये सब आउटडेटेड है। हमारे लिए काम की स्वास्थ्य नीति कौन है? बस ये है। लेकिन यहां तक पहुंचने के लिए हमें इन दोनों के बारे में संक्षेप में समझना होगा, है ना। तो थोड़ा सा नीतिगत प्रयास में एक एक पैराग्राफ में इस दोनों को कंक्लूड करते हैं, फिर हम लोग एनएचपी 2017 पे आएंगे, है ना। उसमें मैं डिस्कस कर दूंगा, नोट्स में है कई लोगों के पास। पीडब्ल्यू की बुकलेट पढ़िए, मैं आज लेकर आया हूं। अगर आपके पास पीडब्ल्यू की ये वाली बुकलेट होगी, है ना, भारतीय समाज और सामाजिक न्याय वाली बुकलेट, तो इसमें है पेज नंबर 247, है ना, 247 में आपको राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति दी गई है ना। तो वो सिर्फ उस पर चर्चा कर लेंगे, है ना। उसको लिखने से क्योंकि ऑलरेडी आपके पास, हाँ, जिसके पास नहीं है, अब ये तो अजब का सवाल है विपिन कुमार की हाईलाइट, चलो 5-7 पॉइंट में उसको अब लीजिए। ऑनलाइन सभी के पास है, कोई नहीं, 5-6 बिंदु में जो की हाईलाइट है बस वो नोट कर, इंपॉर्टेंट है इसलिए वो करा दूंगा। चलो ठीक है,
अब इस पर विमर्श न करो, हो गया, सुन लिया, लिखिए नीतिगत प्रयास, लिखिए लिखिए नीतिगत प्रयास, जिनके पास है अच्छी बात है। नीतिगत प्रयास, देखिए भारत में अरे लिखो लिखो, भारत में स्वास्थ्य के क्षेत्र में अंग्रेजी शासन व्यवस्था के दौरान ही प्रयास किए गए तत्कालीन सरकार द्वारा 1943 में भोरे समिति, जोसेफ वोरे नाम था उनका, BHORE, जोसेफ वोरे समिति बनाई गई 1943 में ही जोसेफ वोरे समिति बनाई गई, जिसकी अनुशंसाओं के आधार पर जिसकी अनुशंसा सिफारिश के आधार पर स्वास्थ्य के क्षेत्र में प्रयास प्रारंभ हुए। आजादी के पश्चात स्वास्थ्य के क्षेत्र में सुधार हेतु भारत सरकार द्वारा स्वास्थ्य के क्षेत्र में सुधार हेतु कई समितियों का गठन किया गया, जैसे करतार सिंह समिति थी, चड्ढा समिति थी, मुदलियार समिति थी, है ना, कई समितियों का गठन किया गया। ब्रैकेट में चाहे तो एक आधा जो फेमस है मुदलियार, वही जो थे मुदलियार समिति, चड्ढा समिति, चड्ढा कैसे होगा जी, चड्ढा कैसे लिख पाएंगे, भूल रहा हूं मैं, इंग्लिश में लिख देता हूं, चड्ढा समिति, डोढ़ा होगा ना, हाँ, चड्ढा समिति, करतार सिंह समिति, जुगलवाला समिति आदि, बस नाम दे देना, हाँ ठीक लिखे हो, जुगलवाला समिति, 2-3 कमिटी का नाम दे देना जब विश्लेषण, है ना, हाँ, जुगलवाला समिति, श्रीवास्तव समिति आदि का गठन किया गया, जिसकी सिफारिशों के आधार पर विभिन्न पंचवर्षीय योजनाओं में स्वास्थ्य के क्षेत्र में उपाय किए गए। समझ गया पूजा, लिखो, देखिए 1978 के अल्मा-अटा घोषणा पत्र को प्रभावी बनाने हेतु 1978 के अल्मा-अटा घोषणा पत्र, है ना, अल्मा-अटा घोषणा पत्र में वर्णित सभी के लिए स्वास्थ्य के लक्ष्य को पूर्ण करने हेतु 1983 में भारत की पहली राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति बनाई गई। जिसके अंतर्गत प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल पर बल, शिशु एवं मातृत्व मृत्यु दर में कमी, सार्वभौमिक टीकाकरण जैसे मुद्दों को मुख्य रूप में संबोधित किया गया। देखिए सहस्त्राब्दी विकास लक्ष्य MDG मिलेनियम डेवलपमेंट गोल में, स्वास्थ्य से संबंधित लक्ष्य की प्राप्ति हेतु दूसरी राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति 2002 में बनाई गई। दूसरी राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति 2002 में बनाई गई, जिसमें
प्राथमिक स्वास्थ्य के साथ साथ द्वितीयक एवं तृतीयक स्वास्थ्य सेवा, प्राथमिक एवं द्वितीयक, प्राथमिक स्वास्थ्य के साथ साथ द्वितीयक एवं तृतीयक स्वास्थ्य सेवा में सुधार, स्वास्थ्य अवसंरचना के निर्माण, स्वास्थ्य अवसंरचना के निर्माण पर बल, ग्रामीण स्वास्थ्य के क्षेत्र में संस्थागत सुधार, ग्रामीण स्वास्थ्य के क्षेत्र में संस्थागत सुधार, चिकित्सा शिक्षा पर बल एवं चिकित्सा के क्षेत्र में सार्वजनिक एवं निजी क्षेत्र की सम्मिलित भागीदारी द्वारा प्रयास की बात की गई, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल, सार्वजनिक एवं निजी क्षेत्र की सम्मिलित भागीदारी द्वारा प्रयास की बात की गई। तो क्लियर हो गया ये दो में क्या था। अब ये दोनों बीत चुका है, उससे क्या मतलब, सीधे हम लोग कहां जाते हैं, राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति 2017। जिनके पास नहीं है वो भी लिख लो, जो की पॉइंट है बस वो सब 2-3। राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति, जैसे शिक्षा में आपने पढ़ा, हर नीति में वही सारी बातें होती है ना। जैसे राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति 2017, यहां पर अवेयरनेस, एक्सेसिबिलिटी, क्वालिटी, अफोर्डेबिलिटी, अकाउंटेबिलिटी। अवेयरनेस का मतलब जागरूकता, एक्सेसिबिलिटी मतलब पहुंच, सर्व सुलभता जिसको आप कह सकते हैं, सबके लिए सुलभ हो, क्वालिटी गुणवत्ता में वृद्धि, अफोर्डेबिलिटी वहनीयता, वहनीय लागत पर उपलब्धता, और अकाउंटेबिलिटी जवाबदेहिता। जैसे 2002 की जो स्वास्थ्य नीति लागू तो हो गई, सच्चाई क्या थी कि गुणवत्ता के क्षेत्र में पब्लिक जो हेल्थ इंफ्रा है वो न तो ऑप्टिमम थी, न तो पर्याप्त थी, और न तो उसकी क्वालिटी अच्छी थी। ग्रामीण नगरीय अंतराल बहुत ज्यादा था, है ना। संक्रामक के साथ साथ अब नई समस्या क्या आ गई हमारे देश के सामने, गैर संक्रामक बीमारियां, खास करके लाइफस्टाइल रिलेटेड डिजीज, जीवन शैली से संबंधित व्याधियां, है ना, क्रॉनिक डिजीज, मेंटल इलनेस, है ना। तो 2017 के पास भारत सरकार द्वारा जो सतत विकास लक्ष्य के गोल नंबर 3 में वर्णित लक्ष्य था स्वास्थ्य को से संबंधित, उसको प्राप्त करने के लिए भारत सरकार द्वारा पूरे राष्ट्र के स्तर पर एक ऐसी समग्र नीति बनाने की बात की गई जो स्वास्थ्य के क्षेत्र में विद्यमान अधिकांश समस्याओं को संबोधित कर पाने में सक्षम हो। क्या हमारे यहाँ हेल्थ को लेकर अवेयरनेस का अभाव है? एक्सेसिबिलिटी, अस्पताल ही नहीं है, बहुत कम है, लिमिटेड है तो उनकी गुणवत्ता ही नहीं है, महंगे अस्पताल हैं, वहां तक आदमी खर्च वहन ही नहीं कर पाने में सक्षम है। अकाउंटेबिलिटी, हमारे यहाँ कोई विनियमन का प्रभावी ढांचा ही नहीं है, जवाबदेहिता किसकी तय की जाए। आए दिन आप सुनते हैं कि जापानी जो है वो इंसेफेलाइटिस से बच्चे मर गए, कोई ना कोई नई बीमारी आती है हमारे देश में। पैंडेमिक ने तो पूरे हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर को एक्सपोज हर देश में किया, हमारे देश में और अधिक अफरा तफरी मची। तो जो नई स्वास्थ्य नीति है वो इन तमाम समस्याओं या चिंताओं का ध्यान रखते हुए एक इंक्लूसिव, एक इंटीग्रेटेड, एक कॉम्प्रिहेंसिव हेल्थ पॉलिसी बनाई गई जो सतत विकास लक्ष्य में लक्ष्य संख्या 3 में वर्णित स्वास्थ्य के लक्ष्य के साथ अनुरूपता में, मतलब जो बातें वहां कही गई थी वो बात यहां भी। तो राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति 2017 बनाने के पीछे सरकार का ऑब्जेक्टिव क्या है ये आप समझ पाए। अब इसमें बहुत सारी बातें कही गई जो पहली और दूसरी स्वास्थ्य नीति में भी कही गई थी। जैसे पहली स्वास्थ्य नीति में 2.5% जीडीपी के खर्च किए जाने की बात वहां भी कही गई, दूसरी स्वास्थ्य नीति में भी कही गई, ये बात यहां भी कही। जीवन प्रत्याशा को 67.5 से बढ़ाकर 70% करना है, शिशु मृत्यु दर, मातृत्व मृत्यु दर को घटाना है, हेल्थ के क्षेत्र में विनियमन के लिए एक प्रभावी विनियामक संस्था बनानी है। जैसे ऑल इंडिया सर्विस है, अखिल भारतीय सेवा, जैसे आईएएस आईपीएस है ना, आईएफएस, इंडियन फॉरेस्ट सर्विस, ये सब क्या है, अखिल भारतीय सेवा की तर्ज पर एक हेल्थ के लिए भी अखिल भारतीय स्वास्थ्य सेवा बनाया जाए। जो डेटाबेस है डिजिटलाइज किया जाए, अधिक से अधिक क्या हो सके, हम सर्विस डिलीवरी मैकेनिज्म को डिजिटलाइज कर सकते हैं। हर पेशेंट को एक डिजिटल कार्ड जो है, एक हेल्थ कार्ड इशू किया जाए, ताकि कोई देश के भीतर कहीं भी स्वास्थ्य की सुविधा ले सकता है। अधिकांश जो चिकित्सा से संबंधित है, चाहे नैदानिक चिकित्सा हो चाहे उपचारात्मक हो, वह फ्री में एक्सेस होना चाहिए। सस्ती दवा के लिए भी सरकार को कम कीमत पर दवा की उपलब्धता सुनिश्चित करनी होगी। तो जो नई राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति है वो बहुत ही व्यापक है ना। और अगर आप देखें तो पूर्व की जो 2 अन्य स्वास्थ्य की नीतियां थी उसकी तुलना में यह अधिक प्रभावी है। जैसे हमें अधिक से अधिक क्या करने होंगे, अस्पताल, चिकित्सा शिक्षा, मेडिकल कॉलेज खोलने होंगे। प्राय ऐसा किया जाए कि कम से कम जो है वह प्रत्येक जिले में एक मेडिकल कॉलेज की फैसिलिटी हो जाए। जो हमारे राष्ट्रीय महत्व के बड़े बड़े संस्थान है स्वास्थ्य के क्षेत्र में, जैसे एम्स वगैरह, इनको देश के सुदूरवर्ती क्षेत्रों में प्रसार दिया जाए। दवाओं की गुणवत्ता, उस पर नियंत्रण के प्रभावी प्रयास किए जाने चाहिए। यानी जो नई राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति है वो बहुत सारे मुद्दों को संबोधित कर रही है कि जैसे हमारे यहाँ स्वास्थ्य के क्षेत्र में चाहे दवा औषधि के मूल्य के निर्धारण की हो, चाहे उसकी गुणवत्ता के निर्धारण के लिए, उसके लिए प्रभावी विनियमन की व्यवस्था होनी चाहिए। अस्पताल में बेडों की संख्या बढ़ाने की, डॉक्टर मरीज अनुपात को बढ़ाए जाने की व्यवस्था, यानी डॉक्टर्स, नर्सिंग, पैरामेडिकल स्टाफ जो हमारे देश में बहुत शॉर्टेज है, इन सब के लिए नई स्वास्थ्य नीति में बहुत सारी बातें कही गई। तो जो की हाइलाइट्स है 5-7 बस मैं वो ऐड करा देता हूं। तो थोड़ा सा इसकी भूमिका लिख लीजिए। राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति इंपॉर्टेंट है बच्चों, बीबीआई नहीं पूछा है, शिक्षा में तो पूछ लिया है, लिखिए।
देखिए, सतत विकास लक्ष्य के लक्ष्य संख्या 3 में वर्णित ठीक है, सतत विकास लक्ष्य के लक्ष्य संख्या 3 में वर्णित स्वास्थ्य से संबंधित लक्ष्य स्वस्थ जीवन सुनिश्चित करना एवं सभी के लिए आजीवन तंदुरुस्ती वेलनेस तंदुरुस्ती को बढ़ावा देना की प्राप्ति हेतु एवं भारतीय स्वास्थ्य प्रणाली के समक्ष विद्यमान विभिन्न चुनौतियों के समाधान हेतु भारत सरकार द्वारा एनएचपी 2017 बनाया गया। पैराग्राफ चेंज करके देखिए, नई स्वास्थ्य नीति 2017 नई स्वास्थ्य नीति स्वास्थ्य के क्षेत्र में निम्न मुद्दों को संबोधित करने के उद्देश्य से बनाई गई है। पहला, अवेयरनेस, स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता को बढ़ाना। दूसरा, सर्वसुलभता, एक्सेसिबिलिटी, हर व्यक्ति तक स्वास्थ्य सेवा की पहुंच सुनिश्चित करना। क्वालिटी, गुणवत्ता में वृद्धि। चौथा, वहनीय लागत पर सेवा की उपलब्धता या वहन करने हेतु बीमा की व्यवस्था। वहनीय लागत पर उपलब्धता या वहन करने हेतु स्वास्थ्य बीमा की उपलब्धता। और लास्ट, संस्थागत तंत्र की जवाबदेहिता। देखिए, नई स्वास्थ्य नीति यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज संबंधित सार्वभौमिक स्वास्थ्य आच्छादन, अगर हिंदी लिखना चाहते हैं, सार्वभौमिक स्वास्थ्य आच्छादन संबंधित एसडीजी गोल नंबर 3 के लक्ष्यों के साथ अनुरूपता में है। यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज, इसको आगे हम लोग समझेंगे, पहले आप एनएचपी 2017। सार्वभौमिक, सभी के लिए स्वास्थ्य की उपलब्धता, चाहे वो किसी भी जाति के हो, किसी भी धर्म के हो, किसी भी समूह के हो, चाहे उनकी आय बहुत अधिक हो, चाहे मध्यम हो, चाहे कम हो, सभी के लिए स्वास्थ्य की कवरेज प्रदान करना। हेल्थ फॉर ऑल, अल्माटा डिक्लेरेशन। नया एसडीजी यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज, सार्वभौमिक स्वास्थ्य, किसी भी आयु वर्ग का छात्र व्यक्ति हो, किसी भी जाति धर्म का व्यक्ति हो, किसी भी आय के आधार का व्यक्ति हो, ज्यादा कम, सबके लिए, है ना। आगे चर्चा करेंगे। देखिए, की हाइलाइट्स ऑफ एनएचपी, राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति की मुख्य झलकियां, विशेषताएं। एनएचपी 2017 की मुख्य विशेषताएं। देखिए, पहला, स्वास्थ्य के क्षेत्र में जीडीपी का 2.5% तक खर्च किया जाना तथा स्वास्थ्य के क्षेत्र में जीडीपी का 2.5% तक खर्च किया जाना तथा राज्यों को भी इसके लिए चरणबद्ध तरीके से प्रोत्साहित करना तथा राज्यों को भी इसके लिए चरणबद्ध तरीके से प्रोत्साहित करना। और ये रखा गया था 2025 तक। सरकार इस लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर पाई। 2025-26 में हमारा क्या है, जीडीपी का 1.9%, 1 लाख करोड़ से थोड़ा सा कम, है ना। दूसरा लिखिए, 2025 तक जीवन प्रत्याशा को 67.5 ईयर वर्ष से बढ़ाकर 70 वर्ष करना। जीवन प्रत्याशा तो समझते हैं ना जी, एक औसत आयु, जन्म के समय जो व्यक्ति हमारे यहाँ
अगला लिखिए, तेजी से लिखो, की हाइलाइट्स नोट्स में है भी, तेजी से लिखो। लिखो, शिशु मृत्यु दर को अंडर 5 वर्ष से कम उम्र के शिशु मृत्यु दर को 2025 तक घटाकर 23 के स्तर पर लाना तथा शिशु मृत्यु दर 1 वर्ष से कम ब्रैकेट में को शिशु मृत्यु दर 1 वर्ष से कम को 2019 तक घटाकर 28 पर लाना 28। 2019 में हमने इसको अचीव नहीं किया है ना, लेकिन 2024 तक 25 तक आते आते शिशु मृत्यु दर 25 के आसपास आ गई है ना। तो अंडर 5 को घटाकर कितना करना है, 23, और 1 वर्ष से कम जिसको आप IMR कहते हैं, इन्फेंट मोर्टालिटी रेट, या CMR भी कहते हैं, चाइल्ड मोर्टालिटी रेट, समझते हो ना। अंडर 5 और 1 पढ़ा चुका हूं जनसंख्या वाले टॉपिक में। तो जो शिशु मृत्यु दर है उसको 2019 के लक्ष्य तक घटाकर कितना लाना है, 28। इसका मतलब हुआ कि 1 साल में प्रति 1000 बच्चे जो जन्म ले रहे हैं उन पे मरने वाले बच्चों की संख्या है ना 23 करना है। क्या अंडर 5 साल से कम उम्र के बच्चे जितने जो मर रहे हैं उनकी संख्या को घटाकर कितना लाना है, 23। ये नीति 2017 में बनाई गई थी, उस समय 50 से भी अधिक था। अभी देखिए IMR का लक्ष्य रखा गया है 28। 2025 तक आते आते भारत में इन्फेंट मोर्टालिटी रेट जो है, सरकार की रिपोर्ट पढ़े तो 25, कई रिपोर्ट में 26। समझे अभिषेक विश्वकर्मा, कि 5 वर्ष से कम उम्र के जो बच्चे हैं उनमें मरने वाली मौतों की संख्या को घटाकर कितना करना है, 23 करना है। तेजी से लिखो, इन सब में बहुत समय, आगे लिखिए। लिखिए 2020 तक मातृत्व मृत्यु दर को 2020 तक मातृत्व मृत्यु दर को 100 तक कम करना, 100 तक कम करना। उस समय 56 से भी अधिक था, 100 से भी कम करना। ध्यान रखना, मातृत्व मृत्यु दर कैसे निकालते हैं, प्रति लाख, है ना, MMR, प्रति लाख संतान उत्पन्न करने वाली, जन्म देने वाली माताओं में मरने वाली माताओं की संख्या, माताओं में मरने वाली माताओं की संख्या। उस समय 2017 में ये था 200, अभी इसको लक्ष्य क्या रखा गया, 100 तक लाना। और अभी हमारे देश में 93, 95 के आसपास है MMR, है ना। प्रेजेंट वाला आया कहां है, अनुमान 2011 ही देंगे ऑथेंटिक। लिखिए, तेजी से लिखिए फटाफट। 2025 तक सार्वजनिक 2025 तक सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवाओं 2025 तक सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवाओं के उपयोग को मौजूदा स्तर से 50% तक बढ़ाना, मौजूदा स्तर से 50% तक बढ़ाना। HIV एड्स, मलेरिया जैसी बीमारियों का उन्मूलन करना, प्रति 1000 जनसंख्या पर 2 बेड के अस्पताल की व्यवस्था, प्रति 1000 जनसंख्या पर 2 बेड के अस्पताल की व्यवस्था। लिखिए, प्राथमिक स्वास्थ्य के साथ साथ द्वितीयक और तृतीयक, प्राथमिक स्वास्थ्य के साथ साथ द्वितीयक और तृतीयक स्वास्थ्य सेवा के क्षेत्र में व्यापक सुधार करना। नेक्स्ट, राष्ट्रीय स्तर पर नेशनल डिजिटल हेल्थ अथॉरिटी, राष्ट्रीय स्तर पर नेशनल डिजिटल हेल्थ अथॉरिटी NDHA, नेशनल डिजिटल हेल्थ अथॉरिटी की स्थापना कर सार्वजनिक एवं निजी क्षेत्र की स्थापना कर सार्वजनिक एवं निजी क्षेत्र में कार्यरत संस्थानों, स्वास्थ्यकर्मी, रोगी आदि का डेटाबेस तैयार करना, आदि का डेटाबेस तैयार करना। राष्ट्रीय स्तर पर हेल्थ कार्ड, डिजिटल हेल्थ कार्ड जारी किया जाना, जिसके आधार पर स्वास्थ्य सेवा एवं बीमा सुरक्षा प्रदान किया जाना। तो ये सब इसमें की हाईलाइट थे, है ना। ध्यान रखना, जनरली स्वास्थ्य नीति पूरा नहीं पूछता, है ना। ज्यादातर क्या समस्याओं को संबोधित करने के लिए बनाया गया है, या जो सतत विकास लक्ष्य में क्या बातें कही गई है जिसके लिए काम किया गया है ना, यहां से सवाल बन सकता है ना। थोड़ा सा सतत विकास लक्ष्य में कुछ बातें कही गई है जो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, उसको एक हेडिंग बनाते हैं, SDG गोल नंबर 3, क्या इसमें लक्ष्य है, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है ना, और ये छोटा भी है।
सतत विकास लक्ष्य, लक्ष्य संख्या 3 स्वास्थ्य से संबंधित है। तो आपको बताया स्वस्थ जीवन जीने और आजीवन तंदुरुस्त। मुझे लगा शायद इस नोट्स में मैंने देखा एसडीजी नहीं है, या है क्या? तेजी से मैं देखा एसडीजी है क्या, नहीं है ना? किसी ने देखा है? चलिए ये लिख लीजिए, सतत विकास लक्ष्य सभी के लिए कॉमन हो जाएगा, है ना? देखिए क्यों आया सतत विकास लक्ष्य, कितने लक्ष्य है, कब से कब ये सब छोड़ रहा हूं, आप सबको पता है 2015 से 30 तक, है ना? 17 प्राथमिक लक्ष्य है, 169 सेकेंडरी लक्ष्य है। क्लियर है? सीधे हम लोग मुद्दे पर आ जाते हैं। देखिए सतत विकास लक्ष्य के लक्ष्य संख्या, सतत विकास लक्ष्य के लक्ष्य संख्या 3 में, है ना, ये लक्ष्य संख्या 3 में स्वास्थ्य से संबंधित कुछ प्रमुख लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं। स्वास्थ्य से संबंधित कुछ प्रमुख लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं। इनमें से कुछ प्रमुख लक्ष्य निम्न हैं। ध्यान रखना, आपके पेपर 2 में सामाजिक न्याय के लिए कुछ लक्ष्य आपको याद रखने होंगे, जैसे लक्ष्य नंबर 1, 2 गरीबी और भूख से संबंधित विषय में उसकी चर्चा मैं करूंगा। लक्ष्य संख्या 5, लक्ष्य संख्या 3, 1 से लेकर 5 सबको जो है याद रखना है। उसके बाद लक्ष्य संख्या 10, है ना, कुछ इंपॉर्टेंट लक्ष्य है जो मैं आपको नोट करा दूंगा उस समय गरीबी वाले टॉपिक में, जहां से सवाल कोरिलेट करके। अब लक्ष्य संख्या 4 एजुकेशन से पूछ चुका है, 3 ड्यू है, और लक्ष्य संख्या 1 और 2 गरीबी और भूख से संबंधित विषय में ड्यू है। प्रश्न दिख जाएगा, कई प्रश्न इकोनॉमिक्स में जाकर पूछा है ना, तो यहां से तो पूछेगा ही। तो लक्ष्य संख्या 3 में वर्णित स्वास्थ्य से संबंधित लक्ष्य निम्न है। पहला लिखिए फटाफट, देखिए यहां भी वही सारी बातें हैं। देखिए मातृत्व मृत्यु दर में, यहां सब 2030 तक हो जाएगा, है ना। देखिए मातृत्व मृत्यु दर में 2030 तक 70 से कम करना, 70 से कम करना मातृत्व मृत्यु दर को। नवजात शिशु मृत्यु दर को 12 के स्तर तक, ब्रैकेट में 1 वर्ष को 12 के स्तर तक लाना। शिशु मृत्यु दर ब्रैकेट में 1 वर्ष को 12 के स्तर तक लाना, कब? 2030 तक, है ना। नेक्स्ट, अंडर 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों की मृत्यु को 2030 तक 25 के स्तर पर लाना, 2030 तक 25 के स्तर पर लाना। लिखिए अगला, HIV टीबी मलेरिया, HIV एड्स टीबी मलेरिया एवं अन्य बीमारियों को समाप्त करना, उन्मूलन करना 2030 तक। देखिए यौन एवं प्रजनन स्वास्थ्य सेवाओं तक सार्वभौमिक पहुंच सुनिश्चित करना, यौन एवं प्रजनन स्वास्थ्य सेवाओं तक सार्वभौमिक पहुंच सुनिश्चित करना। नेक्स्ट, संपूर्ण स्वास्थ्य कवरेज, सार्वभौमिक स्वास्थ्य कवरेज प्रदान करना। 3.8 8वां लक्ष्य यही है 3 के अंतर्गत, सार्वभौमिक स्वास्थ्य कवरेज प्रदान करना। गैर संक्रामक रोगों से होने वाली मौतों में कमी लाना, गैर संक्रामक रोगों से होने वाली मौतों में कमी लाना तथा मानसिक स्वास्थ्य, मेंटल हेल्थ। आज का क्लास में फैक्चुअल कंटेंट है ना, इसलिए समझ नहीं आ रहा, नहीं लिखाओ तो दिक्कत, लिखाओ तो दिक्कत, है ना। और जब पूछ देगा तो समझ आ जाएगा एग्जाम में, एसडीजी पूछेगा जो मोस्ट इंपॉर्टेंट वही मैं लिखवाता हूं, है ना। तथा मानसिक स्वास्थ्य को बढ़ावा देना। अगला पॉइंट लिखिए, मादक पदार्थों पर रोक और उपचार को सशक्त बनाना, नार्कोटिक्स, मादक पदार्थों पर रोक एवं उपचार को मजबूत बनाना, सशक्त बनाना। सड़क दुर्घटना, रोड एक्सीडेंट के कारण होने वाली मौतों, रोड एक्सीडेंट के कारण होने वाली मौतों और घायलों की संख्या आधा करना। ये सब साधारण लक्ष्य नहीं है ना। तो ये लिखिए अगला, सड़क दुर्घटना, रोड एक्सीडेंट के कारण होने वाली मौतों और घायलों की संख्या आधा करना। घातक रसायनों, प्रदूषण और प्रदूषण से होने वाली मौतों, घातक रसायन, हजार्डस केमिकल्स, घातक रसायन, प्रदूषण से होने वाली मौतों और बीमारियों में कमी लाना। दवा और टीका तक सबकी पहुंच सुनिश्चित करना, दवा एवं टीका तक सबकी पहुंच सुनिश्चित करना एवं अनुसंधान एवं विकास में सहायता प्रदान करना। नेक्स्ट, विकासशील देशों में स्वास्थ्य वित्त पोषण
स्वास्थ्य वित्त पोषण और स्वास्थ्य कर्मियों की संख्या बढ़ाना। तो ये सब जो है कहा गया है। मैं एक प्रश्न लिख देता हूं जो आपको दिख जाएगा, है ना, इस तरह के ही प्रश्न पूछे जा रहे हैं। सतत विकास लक्ष्य, स्वास्थ्य से संबंधित लक्ष्यों की चर्चा करते हुए इन्हें प्राप्त करने के लिए भारत सरकार के हालिया प्रयासों की समीक्षा करें। नहीं पता मुझे अपनी जर्नी। चलिए, स्वास्थ्य के क्षेत्र में नीतिगत क्या प्रयास हैं? चलते हैं कार्यक्रम आधारित प्रयास बाद में, पहले कुछ जो चर्चा में, तो इसमें हमने अब तक क्या क्या देखा है। मिलेनियम डेवलपमेंट गोल उतने काम का नहीं, एसडीजी देख लिया, है ना। थोड़ा सा यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज समझते हैं कि सरकार क्या कहना चाह रही है ना। 4-5 क्लास और इस सप्ताह भर, है ना। चाहे तो आप उसको स्किप भी कर सकते हैं, वो जब बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, बस 2-3 सवाल आता है, है ना। यूएचसी यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज आते हैं बार बार। सरकार यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज कवरेज अक्सर आप पढ़ते रहते हैं। थोड़ा समझते हैं कि यूएचसी का मतलब क्या है, इसमें सरकार क्या कर रही है। पहले एक प्रश्न देखो जो पूछा है। देखिए प्रश्न क्या पूछा है। सार्वभौमिक स्वास्थ्य संरक्षण प्रदान करने में सार्वजनिक स्वास्थ्य प्रणाली की अपनी परिसीमाएं हैं। इसमें यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज, है ना। क्या आपके विचार में खाई को पाटने में निजी क्षेत्र सहायक हो सकता है? किसके लिए? सार्वजनिक या सार्वभौमिक स्वास्थ्य संरक्षण, वही है। निजी क्षेत्र सहायक हो सकता है। आप अन्य कौन कौन से व्यवहार्य विकल्प सुझाएंगे? एक सवाल देख लो जो अभी लिखवा रहा था मिस्टर खान, देख लो। उन सहस्त्रावधि विकास लक्ष्यों को पहचानिए, खान साहब ध्यान रखिए, मन लग जाएगा, जो स्वास्थ्य से संबंधित है ना। इन्हें पूरा करने के लिए सरकार द्वारा की गई कार्रवाई की सफलता की विवेचना कीजिए, है ना। सतत विकास लक्ष्य, अब एमडीजी चला गया 2015 से, क्या चल रहा है? सतत विकास लक्ष्य, है ना। देखो डायरेक्ट सवाल पूछा है 15 नंबर का, वही सहस्त्राब्दी विकास लक्ष्य को बताइए जो किससे रिलेटेड है? स्वास्थ्य से संबंधित। इन्हें पूरा करने के लिए सरकार द्वारा की गई कार्रवाई की सफलता की विवेचना कीजिए। एक यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज पर और एक सवाल है। जैसे देखो, एक सवाल भारत में सभी के लिए स्वास्थ्य है। भारत में सभी के लिए स्वास्थ्य को प्राप्त करने के लिए समुचित स्थानीय सामुदायिक स्तरीय स्वास्थ्य देखभाल का मध्यक्षेप हस्तक्षेप एक पूर्व अपेक्षा है। व्याख्या करिए, है ना। यहां पर संक्षेप में हिंट दे दिया है। जैसे देखिए, एक कल्याणकारी राज्य की नैतिक अनिवार्यता के अलावा प्राथमिक स्वास्थ्य संरचना, क्या लिखा है? धारणीय विकास की एक आवश्यक पूर्व शर्त है ना। विश्लेषण कीजिए, तो सतत विकास के लिए जरूरी क्या है? शिक्षा भी नैतिक अनिवार्यता में स्वास्थ्य भी है। सार्वभौमिक का मतलब क्या है, जरा इसको समझते हैं कि सार्वभौमिक स्वास्थ्य कवरेज बेसिकली आपने देखा कि ये कहां से आया। तो एसडीजी गोल नंबर 3 और 3.8 में क्या कहा गया? यूएचसी की बात कही गई है जो अभी आप नोट कर रहे थे। सार्वभौमिक स्वास्थ्य कवरेज का मतलब क्या है? कि स्वास्थ्य सेवा की उपलब्धता सार्वभौमिक रूप से सभी के लिए हो, मतलब बिना आय की परवाह किए, यानी आय की परवाह किए बिना, समाज के हर वर्ग, जाति, धर्म, प्रजाति, जेंडर के लिए। अब देखिए सरकार क्या करेगी? सरकार खर्च तो कर रही है सब कुछ, लेकिन वहन करने के लिए लोगों के पास पैसा नहीं है ना। तो स्वास्थ्य सेवा की उपलब्धता के लिए एक शर्त और क्या है? स्वास्थ्य बीमा कवरेज प्रदान करना, है ना। स्वास्थ्य बीमा सुरक्षा प्रदान करना हर आयु वर्ग, नॉट एक सिंगल,
कि बच्चे या युवा, हर आयु वर्ग के लिए। तो जब भी हम सार्वभौमिक सार्वभौमिक कहते हैं, इसका मतलब क्या होता है, इसको तोड़कर आप समझ लें कि स्वास्थ्य सेवाओं की उपलब्धता सभी के लिए है। कैसे? चाहे वो किसी आय का हो। ऐसा नहीं आप कह सकते कि आय बहुत है उनके लिए स्वास्थ्य, अरे आय बहुत है तो सरकार का कुछ दायित्व है ना। तो आय की परवाह किए बिना, ज्यादातर इसमें हम किसकी परवाह करते हैं? जो बहुत कम आय वाला है। समाज के हर वर्ग, जाति, धर्म, प्रजाति, जेंडर के लिए क्या करना है? स्वास्थ्य सेवा की उपलब्धता। अब उपलब्ध कराने में अगर कहीं गुणवत्ता खराब है तो लोग मरने तो नहीं छोड़ देंगे ना आप। मान लीजिए कहीं पर जो लोग रह रहे हैं उस एरिया में स्वास्थ्य सेवा की गुणवत्ता अच्छी नहीं है, और मान लीजिए कि वहां निजी क्षेत्र स्वास्थ्य सेवा प्रदाता अधिक है, तो क्या कहेंगे कि इंतजार करें मौत का। तो वहनीयता के लिए जरूरी क्या है कि स्वास्थ्य के लिए बीमा की कवरेज प्रदान करना, है ना। और लास्ट में क्या है? हर आयु वर्ग के। तो जब हम सार्वभौमिक स्वास्थ्य कवरेज कहते हैं तो उसका यही मतलब होता है ना। इसी को आप चाहे तो अपनी भाषा में लिख सकते हैं, है ना। तो 2 लाइन इस पर नोट करिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, दिखना ही दिखना है स्वास्थ्य में, और कुछ नया नहीं पूछ सकता है ना। समस्याएं, समाधान, यूएचसी, एनएचपी, यही सब पूछेगा। लिखिए, सार्वभौमिक स्वास्थ्य कवरेज, सार्वभौमिक स्वास्थ्य कवरेज। देखिए, सतत विकास लक्ष्य के स्वास्थ्य संबंधित लक्ष्य में वर्णित एसडीजी के गोल नंबर 3 में वर्णित सार्वभौमिक स्वास्थ्य, यूएचसी लिखो शॉर्ट फॉर्म, कवरेज का आशय सभी के लिए हर तरह से गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य की उपलब्धता सुनिश्चित करना है। सभी के लिए हर स्तर पर गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य की उपलब्धता सुनिश्चित करना है। अर्थात समाज के हर जाति धर्म वर्ग, अर्थात समाज के हर जाति धर्म वर्ग, जेंडर, आयु, समाज के हर जाति धर्म वर्ग आयु के लोगों को उनके सामाजिक आर्थिक स्थिति की परवाह किए बिना, तो उनके सामाजिक आर्थिक स्थिति की परवाह किए बिना गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य की उपलब्धता और इस क्रम में वहनीयता की दृष्टि से स्वास्थ्य बीमा, और इस क्रम में वहनीयता की दृष्टि से स्वास्थ्य बीमा की भी सुरक्षा उपलब्ध कराना, स्वास्थ्य बीमा सुरक्षा की उपलब्धता भी सुनिश्चित करना। अब देखो, जितनी समस्याएं हैं सब आप खुद समझ जाएंगे। तो यूएचसी का आशय अब आप समझ गए। यूएचसी के मार्ग में बाधाएं क्या है, आपको क्या लगता है? जितनी बाधाएं आप, समस्याएं आपने हेल्थ में पढ़ी, वो सारी समस्याएं दोहरा नहीं जाएगी यहाँ पर। आप कह रहे हो 145 करोड़ लोगों को हर तरह से गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य की सुविधा उपलब्ध कराना, तो जो अवरोध है, वो जितने हमारे स्वास्थ्य के क्षेत्र में अवरोध है, वो सभी यहां आ जाएंगे। क्लियर है? और इसके लिए सरकार को क्या प्रयास करना है? तो जितनी समस्याएं हैं उन्हें ही दूर करना। जैसे यूएचसी के लिए हम क्या कर सकते हैं? सबसे पहले सर्वसुलभता के लिए क्या करना होगा? क्या करना होगा? सर्वसुलभता के लिए या पहुंच, या सर्वसुलभता के लिए क्या करना होगा सरकार को? अधिक से अधिक स्वास्थ्य संस्थान की स्थापना, प्रधानमंत्री आरोग्य मंदिर, है ना, बीमा की सुरक्षा, पीएमजेएवाई, सभी आयु वर्ग के लोग शामिल। सरकार क्या कर रही है? तो पीएमजेएवाई के जरिए अब वृद्धों के लिए भी अलग से ला दिया। यूएचसी के मार्ग में सरकार प्रयास क्या कर रही है? जो हमारी कमियां हैं वो क्या हमारा है? द्वितीयक प्लस तृतीयक स्वास्थ्य ढांचा को मजबूत कर रही है। कैसे? एम्स वगैरह देश के चिकित्सा कॉलेज। प्रयास आपसे पूछेगा, है ना, सरकार क्या कर रही है? तो सरकार बीमा की सुरक्षा प्रदान कर रही है, उनकी पहुंच को सुनिश्चित करने के लिए सर्वसुलभता के लिए अधिक से अधिक स्वास्थ्य संस्थान की स्थापना कर रही है। क्या कर रही है? पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के जरिए, जो पब्लिक और प्राइवेट के मध्य गैप है, ये पूरे हेल्थ ढांचे में जो गैप है, के जरिए हेल्थ सेक्टर में जो गैप है, गैप को कम करने की कोशिश। विनियमन, जवाबदेहिता तय करनी होगी। तो सरकार क्या कर रही है? नेशनल हेल्थ अथॉरिटी ऑफ इंडिया, स्वास्थ्य केंद्रों का विकेंद्रीकरण, विकेंद्रीकरण सरकार का लक्ष्य है। हर जिले में कम से कम जो है क्या करना है?
एक चिकित्सा महाविद्यालय बनाना, अभी 3 जिले के आसपास एक महाविद्यालय हो गए हैं लगभग। हाँ, तो अकाउंटेबिलिटी के लिए सरकार क्या कर रही है? NHAI, नेशनल हेल्थ अथॉरिटी ऑफ इंडिया, जागरूकता सृजन करना, अवेयरनेस। सरकार क्या कर रही है? प्रचार प्रसार कर रही है, स्कूली शिक्षा के साथ साथ स्वास्थ्य को जोड़ रही है, स्कूली शिक्षा में स्वास्थ्य को शामिल। यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज से पूछेगा मार्ग में अवरोध क्या है, क्या हो रहा है। अवरोध, जितनी समस्याएं आपने पढ़ी है स्वास्थ्य के ढांचे को लेकर, सारी समस्या उठाकर यहां लिखना है ना। 80 करोड़ व्यक्तियों को फ्री में राशन बांटने के लिए सरकार के पास पैसा है, जबकि सच्चाई क्या है? उन 80 करोड़ में से 40-42 करोड़ ही वास्तव में जरूरतमंद है ना। लेकिन स्वास्थ्य के क्षेत्र में जीडीपी का भारत जैसे देश को 4% खर्च किया जाना चाहिए, है ना। तो सरकार धीरे धीरे क्या कर रही है? बढ़ा रही है। गुणवत्ता में वृद्धि के लिए, गुणवत्ता में वृद्धि के लिए क्या कर रही है? जितने भी हमारे पीएचसी थे, सब सेंटर थे, प्लस पीएचसी को अपग्रेड कर रही है, कॉम्प्रिहेंसिव पीपीएचसी बना रही है, कॉम्प्रिहेंसिव प्राइमरी हेल्थ सेंटर, है ना। समझ गए गुणवत्ता कैसे बढ़ानी है? सरकार क्या कर रही है? ऐसे आप समझिए, ये आपका हेल्थ का, ये आपका प्राथमिक स्वास्थ्य क्षेत्र है, ये आपका द्वितीयक है, और ये आपका तृतीयक है। तृतीयक स्वास्थ्य क्षेत्र, द्वितीयक स्वास्थ्य क्षेत्र। सरकार प्राथमिक स्वास्थ्य के लिए कर क्या रही है? इसके लिए सब सेंटर्स, पीएचसी, सीएचसी, इन दोनों को कॉम्प्रिहेंसिव बना रही है। किस रूप में? तो सीपीएचसी, कॉम्प्रिहेंसिव प्राइमरी हेल्थ सेंटर, पीएचसी की गुणवत्ता बढ़ा रही है। इधर पीएम आयुष्मान आरोग्य मंदिर, इधर सेकेंडरी और टर्शियरी, इन दोनों के लिए पीएमजेएवाई, प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, जिसको आप लोकप्रिय नाम आयुष्मान भारत, है ना। तो सरकार पूरे यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज, साधारण बात नहीं है बच्चों, है ना। तो इसके लिए सरकार तमाम प्रयास कर रही है। देखिए, आपका जो प्राथमिक स्वास्थ्य ढांचा है उसको कॉम्प्रिहेंसिव प्राइमरी हेल्थ सेंटर इंप्रूव कर रही है। गांव गांव जाकर देखो, हो रहा है। मेरे गांव के पीएचसी में, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में, इतनी बड़ी बिल्डिंग, अल्ट्रासाउंड मशीन, तमाम तामझाम, चले ना चले उसकी गारंटी मैं नहीं लेता, है ना। सारे डायग्नोस्टिक इक्विपमेंट्स आ गए वहां, अपग्रेडेशन हो रहा है। वेलनेस पर आयुष्मान आरोग्य मंदिर बन रहे हैं, जहां शिशु स्वास्थ्य, मातृत्व स्वास्थ्य, टीकाकरण, मानसिक स्वास्थ्य को भी लाया गया है ना। तो जो हमारा प्राइमरी सेक्टर है हेल्थ का, उसके लिए सरकार ये सब काम कर रही है। और सेकेंडरी और टर्शियरी के लिए क्या कर रही है? जो लोग वहन नहीं कर सकते उनको पीएमजेवाई बीमा सुरक्षा दे रहा है। तो यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज, आपसे प्रश्न पूछेगा इसका आशय क्या है, इसके मार्ग में क्या विद्यमान समस्याएं हैं, सरकार इसके समाधान के लिए क्या कर रही है, समझे? तो इसको लिखना नहीं है, बस समझ लें आप, है ना। चलते हैं थोड़ा सा आयुष्मान भारत के बारे में, कार्यक्रम में बस 1-2 देख लेते हैं, है ना। तो कार्यक्रम आधारित प्रयास, कार्यक्रम आधारित प्रयास, उसमें से सबसे बड़ा कार्यक्रम में से परिवार नियोजन, जिसका वर्तमान में नाम क्या है? परिवार कल्याण कार्यक्रम। राष्ट्रीय कई अभियान है, कालाजार, मलेरिया, ट्यूबरक्लोसिस, सब, लेप्रोसी, एड्स कंट्रोल, है ना। कुछ अमाउंट कहां लेते हैं? बस नॉमिनल 1 रुपया लगता है आपको वो नामांकन के लिए, वो, है ना, पूरी तरह फ्री है। कार्यक्रम आधारित प्रयास में आप परिवार कल्याण दिखा सकते हैं। आप इसमें नेशनल हेल्थ मिशन, इसके 2 पार्ट आप दिखा सकते हैं, नेशनल रूरल हेल्थ मिशन, राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन, और नेशनल अर्बन हेल्थ मिशन। 2013 में इसको स्टार्ट किया गया, 2005 में, और पूरे देश में स्वास्थ्य के ढांचा में सर्वाधिक क्रांतिकारी योगदान देने वाला है राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन। आशा कार्यकर्ता, एक्रेडिटेड सोशल हेल्थ एक्टिविस्ट, बड़ा गांव गांव में 13 लाख से अधिक आशा कार्यकर्ता, खास करके शिशु और मातृत्व मृत्यु दर में बहुत कमी। टीकाकरण अभियान, मिशन इंद्रधनुष, है ना। तो राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन 2005 में नोट्स में है, देख लेना, ये सब बड़ा कार्यक्रम है, सफल कार्यक्रम है। राष्ट्रीय अर्बन हेल्थ मिशन, मिशन इंद्रधनुष, टीकाकरण अभियान,
स्वास्थ्य से संबंधित, जननी स्वास्थ्य, शिशु स्वास्थ्य से संबंधित 50 कार्यक्रम है। कई राष्ट्रीय अभियान है, कालाजार, मलेरिया, हैजा, ट्यूबरक्लोसिस, HIV एड्स कंट्रोल। संस्थागत में स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, आयुष मंत्रालय ही अलग बना दिया गया। आयुष समझते ही हैं सभी लोग। कार्यक्रम आधारित प्रयास में आप एक PMJY के बारे में चर्चा कर लेते हैं, बहुत ज्यादा चर्चा में रहा है। प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, जन आरोग्य योजना, इसके दो घटक हैं, आप सभी कई बार पढ़े होंगे, इतनी बार तेजी से। एक नेशनल हेल्थ प्रोटेक्शन स्कीम, नेशनल हेल्थ प्रोटेक्शन स्कीम, और पहले था हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर, जिसका नाम अभी बदलकर हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर्स, इसका नाम बदलकर अभी क्या कर दिया गया, PM और आयुष्मान आरोग्य मंदिर, है ना, आयुष्मान आरोग्य मंदिर। इसके अंतर्गत राष्ट्रीय स्वास्थ्य संरक्षण योजना, राष्ट्रीय स्वास्थ्य संरक्षण योजना, तेजी से देखो, ये सब बहुत पढ़े हो आप। ये दुनिया की सबसे बड़ी योजना है, लगभग 55-56 करोड़ व्यक्ति कवर है इसके अंतर्गत, 13 करोड़ परिवार के आसपास, है ना। प्रति परिवार प्रति वर्ष 5 लाख तक की बीमा सुरक्षा प्रदान करती है ना, जिसमें द्वितीयक और तृतीयक क्षेत्र की बीमारी के लिए है ना। कैशलेस है पूरी तरह, सरकारी नेटवर्क, पब्लिक जो प्राइवेट, दोनों इसमें शामिल है ना। इसके तहत आपको बस एक आभा अकाउंट खोलना है, पंजीयन कराना है, आपको एक कार्ड मिल जाता है। अब तो प्रधानमंत्री ने वृद्धों के लिए भी क्या किया है, एक स्टार्ट किया है। अब देखो आयुष्मान भारत क्या है ना, ओवरऑल आप जान रहे हैं, इसमें 1.5 लाख आरोग्य मंदिर खोलने की बात हुई। यह केंद्रीय प्रवर्तित कार्यक्रम है ना। की हाइलाइट्स अगर मैं आपको कहूं, कई लोग की हाइलाइट्स आप सबने पढ़ा है, फिर भी यह केंद्रीय प्रवर्तित कार्यक्रम है, जिसमें केंद्र सरकार, केंद्र और राज्य की भागीदारी कितनी है जी, 60:40, 60:40, पूर्णतः कैशलेस है। पब्लिक और प्राइवेट हेल्थ नेटवर्क इसमें शामिल है, लगभग 20,000 के आसपास। द्वितीयक और तृतीयक, द्वितीयक एवं तृतीयक स्वास्थ्य सेवाओं से संबंधित बीमारी हेतु प्रति परिवार प्रति वर्ष 5 लाख रुपए तक की स्वास्थ्य बीमा सुरक्षा। ध्यान रखना, कभी भी की हाईलाइट नहीं पूछेगा, यूपीएससी पूछेगा समीक्षा करिए, कितना सफल रहा है या नहीं रहा है, क्या समस्याएं हैं, तो ये सब आपको पता है कि इसमें ये सारी चीजें हैं, है ना। इसकी क्या कमियां पहले कुछ बताइए आप, फिर हम लोग ओवरऑल इससे क्या फायदा हुआ है उस पर चर्चा करेंगे लास्ट में। क्या कमियां हैं बताइए तेजी से कमेंट करके। प्रधान ये जो है जन आरोग्य योजना, इसकी क्या कमियां हैं, लिमिटेशंस क्या है। केंद्रीय प्रवर्तित कार्यक्रम है, तो जो राज्य को 40% खर्च किया जाना चाहिए, कई राज्य क्या करते हैं, जहां केंद्र से विपरीत दल विचारधारा की सरकार है, वो खर्च ही नहीं करते। उन्हें क्या लगता है सारा क्रेडिट तो केंद्र सरकार ले जाएगी। पहली समस्या कि सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम होने के कारण राज्यों के द्वारा स्वास्थ्य के मद में पैसा खर्च नहीं किया जाता है। दूसरा, फर्जी कार्ड, फर्जी संस्थान क्या कर रहे हैं, रजिस्ट्रेशन करके पैसा उगा रहे हैं। कई प्राइवेट जो हॉस्पिटल्स है इन चेन में है, परंतु वो क्या करते हैं, एडमिट नहीं करते हैं, है ना। पारदर्शिता को लेकर समस्या है। दूसरा, सरकार और पब्लिक नेटवर्क क्या है, हेल्थ का कमजोर है। एक समस्या और क्या रही है कि जो संस्थान महानगरों में है, उनमें अधिकतर लोग चिकित्सा के लिए वहां पर आ रहे हैं, शहरों में चिकित्सा पर बोझ क्या है, बढ़ता चला गया, जहां पर पहले बेटर फैसिलिटी थी, है ना। हाँ, तो ये सब आप बता सकते हैं, है ना। जैसे मान लीजिए अगर कोई प्राइवेट हॉस्पिटल है, दिल्ली में है, पटना में है, प्रयागराज में है, लखनऊ में है, रायपुर में है, जोधपुर में है, जयपुर में है, तो उसमें क्या है कि लोग दूर दूर से आकर वहां भर्ती हो रहे हैं। एक तो अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर इससे चरमरा रहा है। दूसरा क्या है कि इसमें संस्थानों की गुणवत्ता का प्रमाणीकरण नहीं है कि संस्थान की गुणवत्ता है या नहीं है ना। फर्जी कार्ड बनाए जा रहे हैं, है ना। कई बार बीमार को झूठ मूठ का एडमिट कराकर ऑपरेशन के नाम पर डॉक्टर पैसा उगा लेते हैं, है ना। तो ध्यान रखना, सरकार की सबसे बड़े कार्यक्रम दुनिया की है, तो कमियां पत्रकार की तरह मत लिखना, है ना। कार्यक्रम के क्रियान्वयन के स्तर पर केंद्र और राज्य के मध्य सहभागिता में कमी आप लिख सकते हैं, एक आदर्श जाएगा, है ना। समन्वय का अभाव है, जिन राज्यों में केंद्र की विचारधारा से इतर विचारधारा की सरकार है, वो इसको प्रभावी रूप में लागू नहीं कर रहे, क्रेडिट तो ले जाएगी वो, है ना। दूसरा, राज्य का बजट भी, शिक्षा का बजट, स्वास्थ्य का बजट कम है, कहां से वो पैसा। हाँ, तो लैक ऑफ ट्रांसपेरेंसी कह सकते हैं, अकाउंटेबिलिटी कह सकते हैं। ओवरऑल मूल्यांकन करेंगे तो क्या कहेंगे, सफल रहा है। जेब पर अतिरिक्त भार जो है 68% लोगों का कमा है, और सच्चाई है ये, ग्रास रूट लेवल पे मैंने अपनी गांव में देखा है कि बहुत सारे लोग जो है प्राइवेट हॉस्पिटल या सरकार के केंद्र में जाकर इलाज करा रहे हैं, महंगी इलाज, जिसको वो एफोर्ड नहीं कर पाते, है ना। छुपा लो अपना, कभी कभी आदमी उद्घाटित करता है, सरकारी तंत्र में ही है, न्यूनतम संसाधनों में अधिकतम आउटपुट, है ना। हाँ, मेडिकल शॉप खोलना कोई दिक्कत नहीं है, मेडिकल शॉप में सिर्फ वही दवा रखना, है ना,
तो ओवरऑल मूल्यांकन में आप क्या बताएंगे? अच्छी बात क्या कि लाखों लोग इससे लाभान्वित हुए हैं, जेब पर अतिरिक्त भार में कमी आई है, गरीबी रेखा के नीचे जो स्वास्थ्य कारणों से लोग जा रहे थे उसमें क्या है, कमी आई है। तो पॉजिटिव आप ज्यादा लिखेंगे, है ना। कुछ कमियां तो हर जगह होती है, तो ये सब आप दिखा सकते हैं। तो स्वास्थ्य में इतना ही। कल हम लोग अति संवेदनशील वर्ग स्टार्ट करेंगे, उसमें 3-4 हम लोग देखना है ना। तो अति संवेदनशील का जो टॉपिक है आपके पास उसको पढ़कर आएंगे। सबसे पहले हम लोग कल दिव्यांग उठा लेते हैं, दिव्यांग, है ना, पर्सन विद डिसेबिलिटीज, विकलांग या दिव्यांग जो भी मैटर है आप पढ़कर आइए उसको। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका। किसी को जेन्युइन सवाल है तो पूछिए, अन्यथा शुभ रात्रि, बहुत बहुत धन्यवाद।